हेलो गाइज। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे अपने यूट्यूब चैनल इंस्पायर फिजिक्स क्लासेज में। आज हम करने जा रहे हैं फिर से फिजिक्स के बहुत ही अच्छे अच्छे 20 क्वेश्चन। यदि आप इन क्वेश्चनों को हल करते हैं तो ये क्वेश्चन आपकी आने वाली एग्ज़ाम के अंदर बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन है जो एग्ज़ामों के अंदर बार बार सेम टू सेम पूछे जाते हैं। बाई चांस ये एक क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम के अंदर सेम टू सेम देखने को नहीं मिलते हैं, तो इन क्वेश्चनों के अंदर जो कंसेप्ट लगा हुआ है उसके आधार पर जो क्वेश्चन है वो तो आपको अपनी एग्ज़ाम के अंदर 100% देखने को मिलेंगे। तो इस प्रकार से ये जो कि आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ ये आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो शुरुआत करते हैं इन क्वेश्चनों को। हमारा जो आज का पहला क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पर है, यानी इस सीरीज का 31 नंबर का क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है किसी तरंग के गर्त पर स्थित कण को माध्यम स्थिति तक आने में लगा समय होगा। यदि टी दोलन काल है तो ये समय होगा T/2 होगा, T/4 होगा, टी होगा या 2T होगा। तो बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। इसमें आपसे पूछा गया है कि आपके पास यानी कोई इस प्रकार से एक तरंग है, तो इस तरंग का कोई कण है वो क्या कहाँ पर स्थित है, गर्त पर स्थित है। तो इसको माध्यम स्थिति तक आने में यानी कि यहाँ से यहाँ तक आने में जो समय लगेगा टी, वो आपको बताना है क्या होगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी वाला, यानी यहाँ तक आने में जो लगा समय होगा वो होगा हमारा T/4, यदि टी दोलन काल है। दोलन काल या आवर्तकाल क्या होता है कि एक कंपन में लिया गया समय होता है, यानी यहाँ से यहाँ तक का जो समय लगेगा वो आपका क्या होता है आवर्तकाल, ये आपको टी दिया हुआ है। और हम सभी जानते हैं कि मूल बिंदु से यह मैक्सिमम होता है और दोबारा माध्यम स्थिति पर आ जाता है, उस समय जो टी लगता है वो आपका कितना लगता है T/2 लगता है इसका आधा। और मूल स्थिति गर्त में जाने पर या गर्त से मूल यानी माध्यम स्थिति तक आने में जो समय लगता है वो आपका लगता है कितना T/4। तो हमें यही पूछा गया कि गर्त से मूल बिंदु तक आने में कितना समय लगेगा, तो ये आपको लगेगा आवर्तकाल का 1/4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं आज का सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन में पूछा गया कि सरल लोलक का आवर्तकाल दुगुना हो जाएगा जबकि इसकी लंबाई दोगुनी कर दी जाए, गोलक का द्रव्यमान दोगुना कर दिया जाए, लंबाई 4 गुनी कर दी जाए, लंबाई तथा गोलक का द्रव्यमान दोनों दोगुने कर दिया जाए। इसमें क्या दिया हुआ है कि आपके पास इस प्रकार से कोई एक लोलक है, वो इस प्रकार से दोलन कर रहा है, यानी इसका आवर्तकाल आपको बताना है, यानी इसका आवर्तकाल टी है। तो आपको बताना कि इसका आवर्तकाल हमें दुगुना करना है, 2T करना है, यानी यहाँ से यहाँ तक जाने में फिर वापस यहाँ पर जाएगा, फिर यहाँ पर, यानी पूरा एक कंपन करने में जो लिया गया समय टी है इसको 2 गुना करना है। तो बताना आप किस प्रकार से करेंगे, इसकी लंबाई को 2 गुना करके करेंगे, या इसका जो द्रव्यमान है उसको 2 गुना करेंगे, या इसकी जो लंबाई है इसको 4 गुना करेंगे, या जो लंबाई और जो मास है दोनों को 2 गुना करेंगे। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी वाला। यदि आप इसकी लंबाई को 4 गुना कर देते हैं तो इसका जो आवर्तकाल होगा वो आपका 2 गुना हो जाएगा। ये क्यों होगा, क्योंकि हम सभी जानते हैं जो आवर्तकाल का जो फॉर्मूला होता है वो 2π√L/g होता है। तो यहाँ से अपन क्या देखते हैं, जो आपका आवर्तकाल है वो √L के समानुपाती है। ये द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, तो द्रव्यमान को अपन चेंज करें या ना करें इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा आवर्तकाल पे। यदि लंबाई को अपन यहाँ से 4 गुना कर देंगे, तो लंबाई को 4 गुना करेंगे तो 4 का √ क्या हो जाएगा 2, तो आपका जो आवर्तकाल है वो कितना गुना हो जाएगा, आपका आवर्तकाल हो जाएगा 2 टाइम, यानी 2 गुना हो जाएगा। तो हमें आवर्तकाल 2 गुना करना है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी लंबाई को 4 गुना करने पर आवर्तकाल आपका 2 गुना हो जाएगा। अब देखते हैं आज का 33 नंबर का क्वेश्चन। इसमें क्या पूछा गया है कि एक स्वच्छ दिन में एक पिंड टी ताप पर ऊंची पहाड़ी पर रखा जा गया है, उसी प्रकार एक पिंड उसी ताप पर पहाड़ी के नीचे भूमि पर रखा गया है। दोनों को 2 घंटे के लिए सूर्य के प्रकाश में समान अवस्था में रखा जाता है, तो पहाड़ी की चोटी पर रखे पिंड का ताप होगा तल पर रखे पिंड के ताप से अधिक, तल पर रखे पिंड के ताप से कम, दोनों का ताप समान होगा या उपरोक्त में से कोई नहीं। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि आपके पास इस प्रकार से कोई पहाड़ी है और इसकी चोटी पर एक पिंड रखा गया है, दूसरा पिंड है वो पृथ्वी के तल पर रखा गया है, और ये क्या कि दोनों पर यानी समान, यानी 2 घंटे के लिए यानी सूर्य का प्रकाश गिराया जाता है। तो सूर्य का प्रकाश गिराने के बाद आपको बताना है कि जो हमारी पर्वत की ऊंचाई पर जो पिंड रखा हुआ है उसका जो टेम्परेचर है वो नीचे रखे हुए टेम्परेचर के बराबर होगा, पृथ्वी पर रखे टेम्परेचर जो गोला है उसके टेम्परेचर से कम होगा, उससे ज़्यादा होगा, या इसके बराबर होगा, या उपरोक्त में से कोई नहीं।
दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, यानी इसका जो टेम्परेचर होगा वो पृथ्वी पर रखा हुआ जो गोला है उसकी तुलना में कम होगा, इसका जो ताप होगा वो कम होता है। वो क्यों होता है ये भी मैं बता देता हूँ। क्योंकि दोस्तों ये आती है, ये जो ऊंचाई होती है इसकी, या ये जो होती है स्लोप के अंदर होती है। तो स्लोप में होने के कारण क्या है कि मान लेते हैं कि यहाँ पर यानी कि सूर्य की किरणें पड़ रही हैं, कितनी एरिया की, इतनी यानी एरिया की किरणें पड़ रही हैं, और वो कितनी सरफेस पे पड़ रही हैं, इतनी ज़्यादा पर। और यहाँ पर जो पड़ेंगी इसके लिए तो इतने ही एरिया की यानी जो किरण ओनली इतने सरफेस पे पड़ेंगी। तो इसका मतलब क्या कि एकांक यानी कि जो क्षेत्रफल पर गिरने वाली यानी सूर्य की किरणें हैं उनकी संख्या का मान यहाँ पर कम होगा। यदि एरिया पर यानी ज़्यादा एरिया लगेगा सूर्य की किरणों को कवर करने के लिए, यानी एरिया पर सूर्य की किरणें कम पड़ रही हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। यहाँ पर टेम्परेचर कम हो गया, भूमि गर्म हो गई, जो सरफेस है इसकी सतह कम गर्म होने के कारण यहाँ पर जो टेम्परेचर होगा वातावरण का, एटमॉस्फेयर का, वो भी आपका कम होगा। और वो होने के कारण इसका टेम्परेचर भी आपका क्या होगा, कम। और यहाँ पर क्या है कि जो पूरी किरणें हैं यानी इसके लंबवत होने के कारण यहाँ पर यानी बिल्कुल परपेंडिकुलर यानी जो सूर्य की किरणें पड़ेंगी तो ये सरफेस जल्दी गर्म हो जाएगी, सरफेस गर्म हो जाएगी तो यहाँ का जो वातावरण है वो जल्दी गर्म होगा, और इसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो गोले का टेम्परेचर आपका क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो पर्वत पर रखा हुआ जो पिंड है उसका जो टेम्परेचर है वो भूमि पर रखे हुए जो पिंड है उसके टेम्परेचर की तुलना में क्या होगा, इसका कम होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। अब देखते हैं आज का 34 नंबर का क्वेश्चन। 34 नंबर के क्वेश्चन में आपको क्या बताना है कि रुद्धोष्म परिवर्तन में एक आदर्श गैस के दाब व ताप में संबंध है। आपको क्या बताना है कि रुद्धोष्म प्रक्रम यानी ऐसा प्रक्रम जिसके अंदर इसकी जो उष्मा है उसकी अपरिवर्तित हो रही है। यदि इस पर प्रेशर लगाया जाता है या इसका टेम्परेचर बढ़ाया जाता है या इसका वॉल्यूम चेंज किया जाता है, लेकिन हर कंडीशन में इसकी जो उष्मा है वो हमारी क्या है, अपरिवर्तित रहती है। इसकी जो आंतरिक ऊर्जा वो हमारी अपरिवर्तित है, उष्मा का मान चेंज नहीं हो रहा है। यदि इसकी उष्मा का मान चेंज नहीं हो रहा तो आपका ये क्या हो जाएगा, रुद्धोष्म परिवर्तन कहलाएगा। यदि इसका टेम्परेचर हमारा नियत रहता, टेम्परेचर परिवर्तित नहीं होता, वो समतापी हो जाता। यदि इसका प्रेशर कॉन्स्टेंट रहता तो हमारा क्या हो जाएगा, समदाबीय। और यदि आयतन कॉन्स्टेंट रहता होता है सम आयतनीय। तो रुद्धोष्म में क्या कि उष्मा का मान आपका नियत रहेगा। तो जब उष्मा का मान नियत रहता है तो उस कंडीशन में आपका पी और जो ये ताप है उसके अंदर संबंध बताना है, क्या होगा, कौन सा संबंध आपका सही होगा। यदि ये जो गामा है ये आपको दिया हुआ कि Cp अपॉन में Cv है। तो याद रखना दोस्तों रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए ये तो आपको रट लेना है कि पी वी की जो गामा होती है ये इक्वल टू किसके बराबर होती है, नियतांक के बराबर होती है। अब इसके माध्यम से यदि आपको पी और टी में संबंध निकालना है तो वो भी निकाल लेंगे। यदि पी और वी नहीं, वी और टी के अंदर निकालना तो वो भी निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पर हमें क्या है कि वी को तो गायब करना है और टी के अंदर निकालना है। तो हम सभी जानते हैं जो वी इक्वल टू क्या होता है वो आर टी अपॉन में पी होता है। तो यहाँ से पी और यहाँ पर रखेंगे अपन आर टी अपॉन में पी, और ये हो जाएगा आपका गामा। और ये किसके बराबर होगा, नियतांक के। या इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं पी आर, तो दोस्तों नियतांक है, ये नियतांक इसको नहीं लिखेंगे, ये आपकी टी की पावर गामा हो जाएगी और नीचे पी की पावर भी गामा हो जाएगी। इसको अपन कोष्टक खोलेंगे, ये ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ये हो जाएगा पी की पावर 1 माइनस गामा और टी की पावर क्या हो जाएगा, गामा। ये किसके बराबर हो जाएगा, नियतांक या कांस्टेंट के बराबर। तो इस प्रकार से जो समआयतनिक प्रक्रम में पी और टी का जो हमारा संबंध होता है वो पी की पावर 1 माइनस गामा और टी की पावर गामा इक्वल टू नियतांक। ये हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी वाला, पी की पावर 1 माइनस गामा और टी की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब देखते हैं 35 का क्वेश्चन। 35 के क्वेश्चन में आपको क्या बताना है कि प्रत्येक वास्तविक गैस आदर्श गैस के समान व्यवहार करती है। अल्पदाब उच्च ताप पर, अल्पदाब व अल्पताप पर, समान दाब व ताप पर, या उपरोक्त में से कोई नहीं। आपको क्या बताना है कि एक रियल गैस यानी वास्तविक गैस है और हमारी जो आइडियल गैस होती है, आदर्श गैस होती है यानी इमेजिन गैस होती है, वो आपको बताना कि जो वास्तविक गैस है वो इमेजिन गैस की तरह व्यवहार कराने के लिए इसका जो टेम्परेचर और जो प्रेशर है वो आप किस प्रकार से मैनेज करेंगे, किस प्रकार से रखेंगे। तो आपको याद रखने वाली बात क्या है कि जो हमारी आदर्श गैस क्या होती है, इसके जो अणु होते हैं उनके बीच का जो फोर्स होता है, अंतराणुविक बल बोलते हैं, वो आपका क्या होता है, बहुत ही कम होता है यानी नगण्य होता है, या होता नहीं। अंतराणुविक फोर्स आपका क्या होता है, शून्य होता है आदर्श गैस का। लेकिन हमारी जो रियल गैस होती है जैसे ऑक्सीजन हो गई, आपकी हाइड्रोजन होती है, यानी जो वास्तविक में वातावरण में जो गैस पाई जाती है, लेकिन उसके अंदर ऐसा नहीं होता है। उनका जो अंतराणुविक बल है वो शून्य नहीं होता, उनकी दूरी होती है उतनी ज़्यादा दूरी नहीं होती है इनके आकार की तुलना में। तो इसलिए क्या करता है, इनकी आकार को दूर दूर करने के लिए आप
अनुमान लगा सकते हैं कि अपन क्या करेंगे, इसका जो प्रेशर है उसको कम करेंगे और इसका जो टेम्परेचर है उसको हाई करेंगे, जिससे दूर दूर चले जाएंगे। तो फिर क्या करेगा, आदर्श गैस की तरह व्यवहार करेगा। तो इस प्रकार से जो वास्तविक गैस है वो आदर्श गैस की तरह व्यवहार क्या करेगी, इसका प्रेशर है वो तो हमें कम करना होगा और तापमान है उसको उच्च करना होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। यानी कोई आपकी आदर्श गैस है, उसका जो प्रेशर है वो आप लो कर देंगे और जो टेम्परेचर है वो आप इसका क्या करेंगे, हाई कर देंगे। तो टेम्परेचर हाई करेंगे तो जो ये गैस है वो एक आपकी आदर्श गैस की तरह व्यवहार करने लग जाएगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब 36 क्वेश्चन, 36 क्वेश्चन में आपको क्या बताना है कि एक प्रतिरोध तापमापी का प्रतिरोध 10 डिग्री सेल्सियस एवं 100 डिग्री सेल्सियस पर क्रमशः 2.71 और 3.70 ओम है, तो किस ताप पर इसका प्रतिरोध 3.26 ओम होगा। यानी आपके पास इस प्रकार से कोई एक प्रतिरोध तापमापी है, वो क्या करता है, ये यानी कि जब इसका प्रतिरोध 2.71 होता है तब इसका जो वातावरण का जो टेम्परेचर है वो कितना होता है, आपका 10 डिग्री सेल्सियस होता है। जब इसका जो टेम्परेचर है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है तो इसका जो प्रतिरोध का जो पाठ्यांक होता है वो आपका 3.70 हो जाता है। तो आपको बताना कि जब इसका जो प्रतिरोध है वो 3.26 ओम हो जाएगा तब आपको बताना है कि इसका जो टेम्परेचर होगा वो कितना होगा। तो सबसे पहले से दोस्तों अपन देखते हैं कि ये जो टेम्परेचर यहाँ से 10 से यदि अपन 100 करते हैं यानी 90 डिग्री का सेल्सियस टेम्परेचर अपन बढ़ाते हैं तो इसका जो रेजिस्टेंस है वो 0.9 ओम बढ़ रहा है। तो हमें बताना है कि यदि इसका रेजिस्टेंस ओनली 0.55 ओम बढ़ाएं यानी इसका और इसका जो अंतर निकालेंगे वो कितना हो जाएगा 0.55, तब इसका टेम्परेचर कितना होगा। तो सबसे पहले अपन निकालते हैं कि यदि इसके अंदर 1 ओम ही यदि रेजिस्टेंस बढ़े तब इसका टेम्परेचर कितना बढ़ेगा। यदि आपका 0.99 ओम के लिए यदि 90 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर बढ़ रहा है तो 1 ओम के लिए जो आपका टेम्परेचर बढ़ेगा वो आपका क्या हो जाएगा, 90 अपॉन में 0.99 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है कि 0.55 का ओम बढ़ाना है, यानी कि कितना बढ़ाना है 0.55, 2.71 से कितना करना है 2.56 करना, 2.26 करना है। तो उसके लिए जो आपका टेम्परेचर हो जाएगा वो जाएगा 90 अपॉन में ये आपका क्या है कि 1 ओम बढ़ाते हैं तब आपका टेम्परेचर बढ़ता है और इसको यदि 0.55 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 0.55 ओम पर आपका टेम्परेचर जाएगा। इसको 11 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका 5 हो जाएगा, इसको 11 से डिवाइड करेंगे 9 हो जाएगा, इसको 9 से यहाँ से डिवाइड करेंगे 10 हो जाएगा और ये आपका निकल कर आ जाएगा 50 डिग्री सेल्सियस से। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला यानी 50 डिग्री सेल्सियस। यानी कि यदि अपन 1 डिग्री सेल्सियस यानी रेजिस्टेंस का मान यदि आपका 1 ओम बढ़ता है तो इसका जो टेम्परेचर है वो 90 अपॉन में 0.99 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ता है। तो यदि अपन 3.26 करेंगे यानी कितना ओम बढ़ा रहे हैं 0.55, तो 0.55 ओम बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, इसको जो इसका जो टेम्परेचर हो जाएगा वहाँ पर कितना हो जाएगा 50 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, यानी कि 0.55 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं 37 क्वेश्चन। इसमें आपको क्या बताना है कि जल में तैरती किसी नाव में स्टील की कुल गेंदें रखी हैं, गेंद एक एक करके जल में फेंकी जाती हैं तो जल स्तर। इसमें क्या बताना है कि आपका कोई एक यानी जल है, इस प्रकार से ये इसके अंदर कोई नाव तैर रही है। इस प्रकार से यदि नाव तैर रही है और इसके अंदर स्टील के गोले रखे हुए हैं और ये आपका पानी का स्तर है। इस प्रकार से जब ये स्टील के गोले इस पानी में डाल दिए जाएंगे तब आपके बताना है जो पानी का स्तर होगा वो नीचे गिरेगा, ऊपर बढ़ेगा या फिर अपरिवर्तित रहेगा या पहले बढ़ेगा फिर घटेगा। बताइए क्या होगा, अपरिवर्तित रहेगा, बढ़ जाएगा, गिर जाएगा या पहले बढ़ेगा फिर गिर जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी वाला, गिर जाएगा। कई क्या करेंगे दोस्तों, अपन कई ये फिनोमेन लगाएं कि जो ये स्टील के गोले हैं इसके अंदर गिर रहे हैं, मतलब इसके अंदर कंक्रीट नीचे जम जाएंगे, कंक्रीट नीचे जमेंगे तो पानी का लेवल ऊपर जाना चाहिए, बल्कि ऐसा नहीं होगा। क्योंकि पहले ये क्या है कि नाव के अंदर रखे हुए थे, जैसे ये गोले इसके अंदर गिरे जाएंगे यानी पानी के अंदर, तो ये नाव है कि नाव ऊपर उठेगी। तो ये नाव ऊपर उठेगी तो यानी कि जितना आयतन घेर रखी थी ये ऊपर जाएगा। तो इस तरह का आयतन में क्या कि जो जल है ये यहाँ पर जल आ जाएगा, ये ऊपर उठेगी। तो जैसे ही ये नाव आपकी ऊपर उठेगी तो ये वॉल्यूम क्या है कि यहाँ का खाली रह जाएगा, ये जल की पूर्ति करेगा। तो ये जो जल का लेवल है ये आपका थोड़ा सा नीचे की गिर जाएगा। तो जैसे ये नाव ऊपर जाएगी तो जल का स्तर आपका क्या जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो इस प्रकार से नाव में रखे जो गोले हैं उनको आप जल में गिरोगे तो जो जल का स्तर है वो क्या हो जाएगा, आपका गिर जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं 38 क्वेश्चन। 38 क्वेश्चन में बताना कि पानी की सतह पर
तेल की एक बूंद डाली जाती है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यह पानी की बूंद सतह पर गोलाकार रहेगी। यह पानी की सतह पर पतली परत के रूप में फैल जाएगी। इस बूंद का भाग गोलाकार तथा कुछ भाग पर परत के रूप में हो जाएगा। या पानी की बूंद पानी की सतह पर टेढ़े मेढ़े आकार में तैरती रहेगी। इसमें आपको क्या बताना है कि इस प्रकार से आपका यानी कि पानी से भरा हुआ कोई पात्र है, इसके अंदर कोई एक तेल की बूंद गिराई जाती है। तो तेल की बूंद गिराने पर आपको बताना है कि गिराने के बाद ये तेल की बूंद ऐसे की ऐसे यानी गोलाकार अवस्था में रहेगी, या इसकी पूरी सतह पर यानी उसके ऊपरी भाग पर एक पतली यानी कि जो सतह होती है उसके यानी पतली परत के रूप में फैल जाएगी, या इसके ऊपर यानी ऊपर नीचे यानी टेढ़ी मेढ़ी में फैल जाएगी, टेढ़े मेढ़े आकार में इसके ऊपर फैलेगी। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वाला। ये जो तेल की बूंद है वो पानी की सतह पर बिल्कुल यानी पतली परत के ऊपर में यानी पूरी पानी की सतह पर फैल जाएगी। ऐसा क्यों होता है? याद रखना, जो आपकी जो बूंद होती है उसका जो पृष्ठ तनाव होता है वो जल के पृष्ठ तनाव की तुलना में कम होता है। जल का पृष्ठ तनाव अधिक होने के कारण क्या है, और इसका कम होने के कारण ये क्या है कि इसके ऊपर फैल जाएगी। या आप कह सकते हैं कि जो हमारा जो तेल की बूंद होती है उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसके जो बीच का जो आकर्षण बल है वो जल और जो तेल की बूंद के बीच का जो आकर्षण बल है उसकी तुलना में क्या होता है? कम होता है। तो इसका आकर्षण बल कम होगा, और जल और तेल की बूंद के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका जो आकर्षण बल ज़्यादा होने के कारण क्या है कि ये जो जल की जो मॉलिक्यूल हैं तेल के मॉलिक्यूल को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। तो इस प्रकार से यानी कि जो जल तेल की बूंद है उसका बहुत ज़्यादा ऊपर की ओर फैलाव हो जाएगा। या अपन कह सकते हैं इसका जो सहसंजक बल होता है तेल के मॉलिक्यूल्स का, वो जल के मॉलिक्यूल और तेल के मॉलिक्यूल है उसके आसंजक बल की तुलना में क्या होता है? कम होता है। इसके कारण ये इसकी पतली सतह के रूप में फैल जाएगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं आपका 39 क्वेश्चन। 39 के क्वेश्चन में आपको बताना है कि एक धातु के दंड के दोनों सिरों के मध्य केंद्र पर भार लटकाया गया है, तो केंद्र पर अवनमन समानुपाती होगा। इसमें क्या दिया हो कि आपके प्रकाश इस कार से एक धातु का कोई दंड है यानी कोई छड़ है, इसके ऊपर क्या कि इसका जो केंद्र है उसके ऊपर एक भार लटकाया गया है, डब्लू लटकाया गया है। तो इसके अंदर जो ये अवनमन होगा, इस प्रकार से इसके अंदर क्या हो जाएगा? अवनमन आ जाएगा। तो ये आपका जो अवनमन है भार लटकाने के बाद ये झुकाव है वो आपको बताने की जो यंग प्रत्यास्थ गुणांक वाई है उसके साथ किस प्रकार से संबंधित होता है। यानी यह वाई स्क्वायर के समानुपाती होगा, वाई के समानुपाती होगा, या वाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है, या 1/में वाई के समानुपाती होगा, या 1/में वाई स्क्वायर के समानुपाती होगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी वाला। याद रखना, जो आपका जो अवनमन होता है वो यंग प्रत्यास्थ गुणांक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये क्यों होता है? आपको फॉर्मूला भी याद रखना। जो अवनमन होता है, अवनमन का फॉर्मूला, यदि आपकी कोई एल लंबाई का दंड है या एन लंबाई की कोई छड़ है, इसकी यदि चौड़ाई है वो बी है, इसकी जो मोटाई है मोटाई आपकी डी है, और इसका यंग प्रत्यास्थ गुणांक वाई है, और इस पर यदि डब्लू भार लटकाया गया है, तो इसके अंदर जो ये अवनमन होगा, ये अवनमन क्या होता है? आपका इसका फॉर्मूला होता है ओमेगा एल क्यूब अपॉन में 4 YB डी क्यूब। यानी यह जो भार है उसके समानुपाती होगा, लंबाई की क्यूब के समानुपाती होता है, यंग प्रत्यास्थ गुणांक की व्युत्क्रमानुपाती होता है, और इसकी जो चौड़ाई होती है, चौड़ाई मतलब यानी कितनी चौड़ी है धातु उसके समान व्युत्क्रमानुपाती होता है, और जो मोटाई होती है मोटाई की क्यूब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इस प्रकार से जो इसका जो अवनमन है वो किसके व्युत्क्रमानुपाती होगा? वाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, यानी 1/में वाई के क्या हो जाएगा? समानुपाती हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 14 क्वेश्चन में आपको क्या बताना है कि वीई और वीपी पृथ्वी से तथा किसी दूसरे ग्रह से पलायन वेगों को प्रदर्शित करते हैं, जिसकी त्रिज्या पृथ्वी की 2 गुनी तथा माध्य घनत्व पृथ्वी के समान है। तो इसमें क्या बताना है कि ये जो वीई है ये पृथ्वी के पलायन वेग को प्रदर्शित करता है, और ये जो वीपी है ये अन्य कोई पी ग्रह है उसका जो पलायन वेग है उसको प्रदर्शित करता है। यदि इसकी जो त्रिज्या है वो पृथ्वी की त्रिज्या की 2 गुनी है, यदि पृथ्वी की त्रिज्या r है तो इसकी त्रिज्या कितनी है? 2r है, और इन दोनों का जो माध्य घनत्व है वो आपको समान दिया गया हुआ है। तो आपको बताना है कि इनका जो पलायन वेग है वीई और वीपी, इन दोनों के अंदर सही रिलेशन क्या होगा? पहला दिया हुआ दोनों इक्वल होंगे, या वीई है वो वीपी का आधा होगा, या वीपी का 2 गुना होगा, या इसका 1/4 होगा। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो आपको याद रखना है
जब आपका घनत्व से यानी यह संबंध दिया हुआ हो, तो वैसे तो हमारा जो पलायन वेग होता है वो आपका क्या होता है, √2 g r होता है। लेकिन यहाँ पर आर अपन ये इस प्रकार से ये यूज नहीं करेंगे, क्योंकि हमें दिया हो कि इनका घनत्व समान है। तो इस फॉर्मूले को यदि अपन पहले क्या करेंगे, घनत्व के रूप में अभी इसको चेंज करेंगे। तो ये दूसरा फॉर्मूला होता है वो आपका क्या होता है, आर अंडर के अंदर 8/3 ये होता है आपका πg ρ। तो यहाँ से रो आपका क्या दिया हुआ, दोनों का समान है। ये आपका गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, ये भी आपका पाई का मान 3.14 होता है, ये आपके कांस्टेंट है। तो इस प्रकार से जो वी है वो आपके किसके समानुपाती हो जाती है, आर के समानुपाती होती है। तो इस ग्रह की यदि आपकी त्रिज्या 2 गुनी है, तो इसका जो पलायन वेग है वो भी आपके हो जाएगा 2 गुना हो जाएगा। तो जो वीपी होगा वो आपका कितना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा किसका, पृथ्वी का जो पलायन वेग है उसका। या इसको लिख सकते हैं जो आपका जो वी हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, वीपी अपॉन में 2 हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी वाला। यानी जो पी ग्रह है उसका जो पलायन वेग है वो पृथ्वी के पलायन वेग की तुलना में 2 गुना होगा, क्योंकि यह त्रिज्या के समानुपाती होता है। और जो वीपी की त्रिज्या है वो इसकी कितनी है, 2 गुनी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब आपका 41 का क्वेश्चन, 41 के क्वेश्चन में आपको क्या बताना है कि 1 kg द्रव्यमान तथा 2 मीटर त्रिज्या की वर्तीय शक्ति के लंबवत अक्ष यानी लंबवत द्रव्यमान के अंदर से गुजरने वाले अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण 2 kg मीटर स्क्वायर है, तो चक्ति के सतह से गुजरने वाले अक्ष के समांतर जड़त्व आघूर्ण होगा। इसमें क्या दिया हुआ है कि आपका इस प्रकार से कोई एक चक्ति है, इसका द्रव्यमान आपको 1 kg दिया हुआ है, और इसकी जो रेडियस है वो आपको कितनी दी हुई है, 2 मीटर दी हुई है। तो इसके केंद्र द्रव्यमान के अंदर से गुजरने वाला लंबवत इसके लंबवत जो अक्ष है उसके परितः आपको जड़त्व आघूर्ण कितना दिया हुआ है, 2 kg मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। इसको आप वैसे भी निकाल सकते हैं, हम सभी जानते हैं जो आपकी जो होती है शक्ति उसके द्रव्यमान के अंदर से गुजरने वाले अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण होता है वो mr²/2 होता है शक्ति के लिए, याद रखना। और वलय के लिए होता है वो mr² होता है। तो शक्ति के लिए mr²/2 हो जाएगा। और आपको बताना कि इस अक्ष के समांतर इसकी सतह से स्पर्श यानी इसकी जो सतह है उसके स्पर्शीय करता हुआ जो इसके समांतर अक्ष गुजरता है, इसके परितः जड़त्व आघूर्ण क्या होगा। तो इसके परितः जड़त्व आघूर्ण को निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो समांतर अक्ष का जो फॉर्मूला है यानी जड़त्व आघूर्ण का समांतर अक्ष का जो नियम है वो क्या कहता है कि यदि इस अक्ष के सापेक्ष आपको जड़त्व आघूर्ण निकालना है आई, वो क्या होगा, इसके सापेक्ष यानी कोई दूसरा समांतर जड़त्व आघूर्ण है उसका जड़त्व आघूर्ण मान लेते हैं आपका I1 है, और फिर इससे दूरी कितनी है, इससे दूरी आपकी कितनी है, r है, और इसका मास m है। तो वो आपका कितना ऐड हो जाएगा, mr² के ऐड होगा। यदि यहाँ पर इसकी दूरी x होती तो इसका जो जड़त्व आघूर्ण क्या हो जाता, I + mx² होता। यानी इसके समांतर जो अक्ष है उसका जड़त्व आघूर्ण प्लस इसके साथ इसकी जितनी दूरी है उसका जो स्क्वायर है उसको अपन द्रव्यमान के साथ गुणा कर देंगे, और उसको इसका इस वाला जो जड़त्व आघूर्ण है उसमें ऐड कर देंगे। यहाँ पर इनके मध्य की दूरी क्या है, इनकी त्रिज्या के बराबर r है। तो इसका जड़त्व आघूर्ण यदि I1 है तो इसके सापेक्ष जो जड़त्व आघूर्ण है वो आपका क्या हो जाएगा, I1 + mr²। ये r² इसलिए कहा गया है कि इनके मध्य की दूरी r है और इसका मास m है, तो ये m हो गया और ये r² हो गया। I1 आपको कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, और इसका जो मास है वो आपको कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, और r² कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 4। इस प्रकार से हो जाएगा तो हो जाएगा 4 एकम 4, तो ये निकल कर आ जाएगा आपका 6 kg मीटर स्क्वायर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी वाला। यानी इस अक्ष के सापेक्ष जो आपका जड़त्व आघूर्ण होगा वो कितना हो जाएगा, 6 kg मीटर स्क्वायर होगा। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं आपका 42 क्वेश्चन। 42 क्वेश्चन में आपको बताना है कि 3 kg द्रव्यमान की एक वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होगी यदि इसका संवेग 2 न्यूटन सेकंड है। इसमें आपको क्या बताना है कि एक पिंड है उसका जो द्रव्यमान है वो 3 kg है, और यह है इसका जो संवेग है वो कितने संवेग से गति कर रहा है, वो 2 न्यूटन सेकंड के संवेग से गति कर रहा है। तो आपको बताना है इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, यानी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। तो हम सभी जानते हैं काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला एक तो आपको होता है 1/2 mv² होता है। तो यहाँ पर वेलोसिटी आपको नहीं दी हुई है, तो यदि संवेग की फॉर्म में इसका जो फॉर्मूला होता है वो p²/2m होता है। तो यहाँ पे हमें संवेग दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4/2। मास आपको कितना दिया हुआ है, 3। तो इसको आप सोल्व करेंगे तो आपको हो जाएगा 4/6, या इसको लिख सकते हैं 2/3 जूल।
तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, यानी इसकी जो गति जो जाएगी वो आपकी कितनी हो जाएगी 2/3। याद रखें काइनेटिक एनर्जी के दो फॉर्मूले होते हैं, 1/2mv² और p²/2m। अब देखते हैं 43 का क्वेश्चन है। इसमें आपको बताना है कि जब कोई पिंड घर्षण युक्त नत समतल पर स्थिर रखा है तब घर्षण बल का मान होगा। इसमें क्या बताना है कि जब ये कोई पिंड है, ये इस सतह पर क्या है कि यानी इस सतह पर स्थिर अवस्था में रखा हुआ है, यानी स्टैटिक है ये, यानी स्थिर है, तब आपको बताना कि इस सतह के मध्य में जो घर्षण बल लगेगा वो क्या होगा, म्यू आर के बराबर होगा, म्यू आर से कम होगा, म्यू आर से अधिक होगा, या म्यू आर के तुल्य होगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी वाला, क्योंकि हम सभी जानते हैं इसका जो लिमिटिंग या जो स्टैटिक घर्षण होता है, स्टैटिक घर्षण का मतलब क्या होता है कि वह मैक्सिमम घर्षण बल जो इसको गति करवाने के लिए आवश्यक होता है, यानी कि वह मैक्सिमम जो इस पर मैक्सिमम घर्षण लगता है वो आपका क्या होता है म्यू आर। और ये क्या होता है कि यदि आप इस पर फोर्स लगा रहे हो, यदि ये बल आपका इस घर्षण बल से कम है तो क्या होगा, घर्षण बल से कम है तो ये गति नहीं करेगा। यदि आप इतना यानी म्यू आर जितना यदि इस पर फोर्स लगाते हैं तभी यह गति नहीं करेगा। जैसे ही म्यू आर से अधिक आप इस पर फोर्स लगाएंगे तो यह क्या करेगा, गति करने लग जाएगा। तो यदि अपन क्या करेंगे, पहले इस पर यानी फोर्स लगाते हैं एफ जो म्यू आर से कम है, तो घर्षण बल क्या होता है कि जितना फोर्स इस पर लगाया जाता है उसी के बराबर होता है। और जब इस पर आप म्यू आर बल लगाएंगे, म्यू आर बल लगाएंगे तब तक स्थिर रहेगा, तो म्यू आर तक लगाएंगे तब आपका जो घर्षण बल हो जाएगा वो कितना होगा, म्यू आर हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो आपका इस पर जो लगने वाले घर्षण बल का मान है तो ये क्या होगा, ये म्यू आर से कम ही होगा। जैसे म्यू आर लगाएंगे तो आपका लिमिटिंग घर्षण यानी फ्रिक्शन हो जाएगा, अपन स्टैटिक घर्षण बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, यानी कि जब कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तब उस पर जो घर्षण बल का मान लगेगा वो हमेशा म्यू आर से कम होगा। जैसे ही आप उस पर म्यू आर लगा देंगे तब क्या करेगा, उससे ज़्यादा लगाने पर यह गतिमान अवस्था में आ जाएगा। वो गतिमान अवस्था में आने के बाद ये जो घर्षण बल है वो आपका मान दोबारा से कम हो जाता है, क्योंकि फिर क्या कि गतिमान अवस्था के अंदर जो आपकी जो सतह होती है और जो पिंड होते हैं उनके जो अणुओं के मध्य की जो पकड़ होती है वो आसानी से नहीं बन पाती है, क्योंकि यह गतिमान अवस्था में होती है। स्थिर अवस्था में होता है तब यानी कि इन दोनों के जो अणु होते हैं उनके बीच में क्या कि जो पकड़ होती है मजबूत होती है, इनके जो स्पेस होता है वो बिल्कुल गायब हो जाता है, तो वहाँ पर उस समय इसके अंदर ज़्यादा घर्षण बल लगता है स्थिर अवस्था में। तो स्थिर अवस्था में जो घर्षण बल लगेगा वो म्यू आर से कम होगा। अब देखते हैं आपका 44 क्वेश्चन। 44 क्वेश्चन में आपको क्या बताना है कि दीपावली पर छोड़ा जाने वाला रॉकेट 400 मीटर पर सेकंड के वेग से प्रति सेकंड 0.05 केजी सेकंड को निष्कासित करता है, तो रॉकेट पर लगने वाला त्वरक बल का मान होगा। इसमें क्या बताना कि आपके पास इस प्रकार से कोई एक रॉकेट है, यह क्या करता है कि गैस को छोड़ रही है, इसकी जो वेलोसिटी है वो आपको दी हुई है 400 मीटर पर सेकंड है, और जो गैस इसके अंदर यानी बाहर निकल रही है उसका जो द्रव्यमान है वो 0.05 केजी है वो प्रति सेकंड, यानी एक सेकंड में इतना वो निकल रहा है। ये आपका dm/dt यानी प्रति सेकंड निकलने वाला मास वो क्या होगा, 0.05 हो गया। आपको बताना कि इस गैस के कारण ये गैस बाहर निकल रही है, तो यह जिस यानी कि है फोर्स से बाहर निकलेगी उतना ही फोर्स ये इसके ऊपर लगाएगी। तो इस रॉकेट के कारण यानी कि इस पर कितना बल लगेगा फोर्स निकालना है। तो हम सभी जानते हैं जो बल होता है वो आपका dp/dt होता है, और जो आपका dp क्या होता है वो mv होता है, यानी p क्या होता है mv। तो ये जाएगा dmv/dt। यहाँ से v को यानी आपका कॉन्स्टेंट दिया हुआ कि वेलोसिटी गैस की वो है 400 मीटर पर सेकंड है, तो इस प्रकार से बल हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, या आपका v बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा dm/dt। dm/dt यानी जो प्रति सेकंड निकलने वाला जो मास है वो आपको 0.5 दिया हुआ है, तो जो वेलोसिटी है आपकी 400, इसको 0.05 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 5 चौक 20 और जीरो कितनी बचेगी, यानी 2 जीरो को खपा देगा, एक ये इसकी बचेगी और एक इस पर लगेगी, ये 20 ही बचेगा यहाँ पे, क्योंकि ये दो पॉइंट इधर आएगा तो 2 जीरो को ये गायब कर देगा, और 5 को फिर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 20 निकल कर आएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला 20 न्यूटन। तो आपका जो बल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 20 न्यूटन हो जाएगा। अब आपका 45 का क्वेश्चन। 45 क्वेश्चन में आपको बताना है कि प्रक्षेपी गति के किस बिंदु पर त्वरण तथा वेग परस्पर लंबवत होंगे। इसमें आपको क्या बताना है कि आपकी कोई एक प्रक्षेपी गति है इस प्रकार से, इसमें आपको बताना है कि इसके कौन से बिंदु पर आपकी जो वेलोसिटी है और जो एक्सीलरेशन है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। माध्य बिंदु पर यानी प्रक्षेपण बिंदु पर, ये वह बिंदु जहाँ से प्रक्षेपण पूर्णता है, यानी या इस बिंदु पर, उच्चतम बिंदु पर यानी यह आपका उच्चतम बिंदु, या प्रक्षेपण बिंदु तथा उच्चतम बिंदु के बीच में कहीं भी, यहाँ पर यानी यहाँ कहीं भी। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों हम सभी जानते हैं जब इसको यहाँ से प्रक्षेपित करते हैं तो जो यहाँ पर इसकी वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है
वो आपकी क्या हो जाएगी यहाँ पर ये, और जो एक्सेलरेशन है वो होगा आपका नीचे की ओर होगा। तो इसको जिस एंगल से फेंका जाएगा और इस तो यहाँ पर त्वरण और वेलोसिटी के मध्य जो एंगल हो जाएगा वो 90 प्लस थीटा हो जाएगा। जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा तो ये जो आपका ये थीटा का मान है ये कम होता जाएगा। यहाँ पर आते क्या आता है, जो कण होता है इसकी क्षैतिज हमें गति करने लग जाता है। तो यहाँ पर जो थीटा का मान आपका 0 हो जाएगा, एक्सीलरेशन आपका बिल्कुल नीचे की तरफ होगा। तो जब ये उच्चतम बिंदु पर पहुँचता है तो यह कौन सी डायरेक्शन में गिरेगा, क्षैतिज डायरेक्शन में। यहाँ पर वर्टिकली जो वेलोसिटी है वो आपकी 0 हो जाएगी, और जो एक्सीलरेशन है वो आपका नीचे की ओर कंटिन्यू रहेगा, यानी कि पूरी गति के दौरान नियत रहता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर अपन देखते हैं उच्चतम बिंदु पर, तो यहाँ पर आपका जो वेलोसिटी है और जो एक्सीलरेशन है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाते हैं, लंबवत हो जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, यानी उच्चतम बिंदु पर। उच्चतम बिंदु पर आपका जो वेलोसिटी है और जो गुरुत्वीय त्वरण है वो एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, परपेंडिकुलर हो जाएंगे। अब आपका 46 का क्वेश्चन है, इसमें क्या बताना कि गतिशील पिंड का त्वरण ज्ञात किया जा सकता है। कोई पिंड है वो गतिशील है तो आपको उसका एक्सीलरेशन निकालना है। आपको दिया हुआ है एक तो डिस्प्लेसमेंट और टाइम ग्राफ दिया हुआ है, और दूसरा दिया हुआ है वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ है। तो आपको बताना है कि जो एक्सीलरेशन है, त्वरण है, वो आप किस प्रकार से निकाल सकते हैं। वेग समय ग्राफ के बीच का क्षेत्रफल, जो वेग और समय ग्राफ का जो है ये है क्षेत्रफल एरिया, इसको निकाल सकते हैं। या दूरी समय ग्राफ के बीच का क्षेत्रफल, दूरी और समय जो ग्राफ है इसके क्षेत्रफल से। या वेग समय ग्राफ की ढाल से वेग समय ग्राफ की स्लोप से। या दूरी समय ग्राफ की स्लोप से दूरी और ग्राफ की जो स्लोप है इसकी tan थीटा, इससे निकाल लेंगे। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, वेग समय ग्राफ की ढाल से। याद रखना जो वेग और समय के जो ग्राफ की जो ढाल होती है, ये आपके यदि थीटा है तो इसकी ढाल क्या हो जाएगी आपकी tan थीटा। tan थीटा ये किसके बराबर होगी, यदि यहाँ पर अपन देखते हैं ये इसकी वेलोसिटी है यहाँ पर v, और ये आपका टाइम क्या होगा t। तो यहाँ पर यदि इस ट्रेंगल की आप प्रवणता निकालेंगे तो ये जो tan थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा लंब बटे आधार, यानी v अपॉन में t हो जाएगा। और हम सभी जानते हैं v अपॉन में t किसके बराबर होता है, त्वरण के बराबर होता है। तो इस प्रकार से v और t का जो ग्राफ होता है उसके अंदर जो इसकी जो प्रवणता होती है, जो इसकी स्लोप होती है, ढाल होती है tan थीटा, वो क्या होती है, त्वरण के बराबर होती है, यानी v अपॉन में t के बराबर होती है। तो इस प्रकार से वेग और समय ग्राफ की जो ढाल होती है, इसकी स्लोप होती है, वो किसको प्रदर्शित करती है, वो प्रदर्शित करती है त्वरण को, यानी इसके द्वारा त्वरण ज्ञात किया जाता है। यदि आप डिस्प्लेसमेंट और जो समय है उसकी स्लोप निकालेंगे तो आपकी d अपॉन में t हो जाएगी, tan थीटा इज इक्वल टू, और ये रिप्रेजेंट करती है वेलोसिटी को। तो याद रखना जो विस्थापन और समय की जो ग्राफ होती है उसकी जो स्लोप होती है, दूरी और समय ग्राफ की जो ढाल होती है वो किसको प्रदर्शित करती है, वेलोसिटी को, और ये करती है एक्सीलरेशन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब आपका 47 का क्वेश्चन, इसमें बताना है कि L अपॉन में R का मात्रक होता है। इसमें आपको पता है कि जो प्रेरकत्व और जो प्रतिरोध होता है उसका जो अनुरेशियों का जो मात्रक होता है वो क्या होगा। तो याद रखना दोस्तों L अपॉन में R C या अंडरूट के LC, ये जो तीनों हैं ये आपको किसको रिप्रेजेंट करते हैं, समय को रिप्रेजेंट करते हैं। इसका जो मात्रक होता है वो आपका सेकंड होता है, और विमा होती है वो आपकी T1 होती है। वो क्यों होती है वो भी दोस्तों आपका इसके चैप्टर पर पढ़ेंगे, उसके अंदर अपन देख लेंगे। यहाँ पर अपन ओनली प्रैक्टिस कर रहे हैं इसलिए मैं डीप में नहीं जा रहा। तो आपको याद रखना है L अपॉन में C, RC और रूट LC, इसकी जो विमा तीनों की T1 होती है, और जो मात्रक होता है वो आपका क्या होता है, सेकेंड होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब आपका 48 क्वेश्चन में आपको बताना कि यदि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मोड इक्वल टू किसके बराबर है, ए के मोड और बी के मोड के योग के बराबर है, तो ए और बी के बीच का एंगल आपको बताना क्या होगा। तो दोस्तों इसको हल करेंगे तो ए और बी का मोड क्या हो जाएगा, आपको क्या दिया हुआ है कि अंडरूट का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, ये किसके बराबर दिया हुआ है। ए का जो आप इसका वो निकालेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, और इसका जो मैग्नीट्यूड मान लेते हैं आपका क्या हो जाएगा, बी, तो ये आपका बी हो गया। तो ये इधर जाएगा तो ये अंडरूट स्क्वायर में हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो आपको हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, ये किसके बराबर हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये क्यों होगा, क्योंकि जैसे ही ये जो रूट है इसको उठाएंगे और इधर आने के क्या करेंगे, स्क्वायर लगाएंगे, और इस स्क्वायर को खोलेंगे तो आपका ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर और प्लस 2ab हो जाएगा।
ऐसे ही यहाँ से अपन देखते हैं कि जो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, और ये जो कोस थीटा है ये किसके बराबर हो जाएगा, इधर क्या बचेगा आपका 2ab, और ये नीचे वाला 2ab भी इधर आ जाएगा, और ये किसके बराबर, 1 के बराबर। तो हम सभी जानते हैं कोस थीटा का यदि मान 1 है तो ये जो थीटा का मान आपका वो क्या हो जाएगा, आपका 0 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि 0 पर जो कोस का मान होता है वो आपके क्या होता है, 1। तो यदि ए का वेक्टर प्लस बी का वेक्टर का जो यानी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का जो मोड है वो इन दोनों के अलग अलग के मोड के योग के बराबर है, तो इनके बीच का जो एंगल हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब आपका 49 का क्वेश्चन है, इसमें क्या बताना है कि जब ताप में वृद्धि की जाए तथा विद्युत क्षेत्र आरोपित किया जाए तो संयोजी इलेक्ट्रॉन द्वारा प्राप्त ऊर्जा स्तर कहलाता है। दोस्तों हमारा जो कोई भी धातु होती है, कोई भी यानी धातु का जो परमाणु होती है उसके अंदर ये जो अंतिम ऊर्जा स्तर होता है जिसके अंदर संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, संयोजी बैंड बोलते हैं, संयोजी बैंड बोलते हैं। इसके ऊपर एक और यानी बैंड होता है वो हमारा बिल्कुल रिक्त होता है, खाली होता है 0 केल्विन टेम्परेचर पर, उसको अपन बोलते हैं चालन बैंड। तो क्या करते हैं, जैसे ही अपन इसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं या इसको विद्युत क्षेत्र आरोपित करते हैं तो जो संयोजी बैंड के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ऊर्जा प्राप्त करके क्या है, नेक्स्ट ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं। तो ये जो ऊर्जा स्तर आपका कहलाता है चालन ऊर्जा स्तर कहलाता है, चालन बैंड कहलाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। इसमें यही पूछा गया है, ताप में वृद्धि किए जाने पर विद्युत क्षेत्र आरोपित किया जाए तो संयोजी इलेक्ट्रॉन द्वारा प्राप्त ऊर्जा स्तर, जो ये जो संयोजी बैंड में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो आपके संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे। तो ताप या विद्युत क्षेत्र के कारण एनर्जी पाकर के जिस यानी ऊर्जा बैंड में जाते हैं वो बैंड आपका क्या कहलाता है, चालन बैंड कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। अब आप देखते हैं आपका आज का अंतिम क्वेश्चन है 50 नंबर के क्वेश्चन में बताना है कि निम्न परमाणुओं तथा अणुओं में n बराबर 2 से n बराबर 1 संक्रमण से प्राप्त स्पेक्ट्रमी रेखाओं की लघुत्तम तरंग दैर्ध्य उत्पन्न होती है। आपको बताना है कि जो लघुत्तम तरंग दैर्ध्य होगी यानी लैम्डा का मान मिनिमम किसके लिए वो होगा, हाइड्रोजन परमाणु के लिए, ड्यूटेरियम परमाणु के लिए, एकल आयनित हीलियम के लिए, या द्वि आयनित लिथियम के लिए। दोस्तों याद रखना आपकी जो 1 में लैम्डा होती है वो आपकी होती है RZ², 1 में N2 का स्क्वायर माइनस 1 में N1 का स्क्वायर। यानी कोई जो इलेक्ट्रॉन है वो N2 ऊर्जा स्तर से N1 ऊर्जा स्तर में जा रहा है, यानी N1 से N2 में जा रहा है, और यदि उसका जो परमाणु क्रमांक Z है तो उस समय तो इसकी जो वेवलेंथ का जो फॉर्मूला होता है 1 में लैम्डा इक्वल टू RZ², और 1 में N2 का स्क्वायर माइनस 1 में N1 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ से अपन देखते हैं कि जो लैम्डा है वो किसके व्युत्क्रम का मान पाती है, Z² के व्युत्क्रम का मान पाती है। हम जानते हैं हाइड्रोजन परमाणु की जो इसके लिए Z का मान क्या होता है, 1 होता है। ड्यूटेरियम भी आपका हाइड्रोजन का समस्थानिक तो इसके लिए भी 1 होता है, और एकल आयनित हीलियम के लिए इसका मान, हीलियम का Z का मान 2 होता है, और इसका जो परमाणु क्रमांक लिथियम का वो आपका कितना होता है, 3 होता है। तो Z का मान मैक्सिमम किसके लिए है, लिथियम के लिए। तो Z का मान जिसके लिए मैक्सिमम होगा उसके लिए लैम्डा का मान मिनिमम होगा। और आपको ये पूछा गया कि स्पेक्ट्रमी रेखाओं में लघुत्तम तरंग दैर्ध्य उत्पन्न होगी। तो लघुत्तम जो तरंग दैर्ध्य किसकी उत्पन्न होगी, वो उत्पन्न होगी द्वि आयनित लिथियम की उत्पन्न होगी। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। इसी के साथ हमारे जो इंपॉर्टेंट 1000 यानी क्वेश्चनों की जो सीरीज है उसके 50 क्वेश्चन आज कंप्लीट होते हैं। हम मिलते हैं आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चनों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सभी को जय हिंद, जय भारत।